ब्लूप्रिंट को समझ के पढ़ेंगे तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। देखो यार यहाँ पे आप देखो आरोह भाग 2 काव्यखंड है 17 मार्क्स का, एज वेल एज गद्यखंड है 17 मार्क्स का। अब पता है कई सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उठाइए अपनी फेयर कॉपी जो अभी तक करते हुए आ रहे थे, उठाइए अपनी फेयर कॉपी और लर्न करने लग गए क्वेश्चन आंसर्स। लेकिन जब आप ब्लूप्रिंट को देखोगे, इसको समझने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे, क्या पाओगे, देखो मैं बताता हूं। 17 मार्क्स ये जो पोर्शन है कैरी करता है, यहां पे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अभी तक आ रहे हैं स्टूडेंट्स, अपन ऐसा करेंगे डेली इसी टाइम पे क्लास लें। देखो इस टाइम पे कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं, 38 आ चुके हैं और एक और ज्वाइन हो गए, 39 हो गए सर। यस सर, इसी टाइम यही टाइम सही है ना। चलो इसी टाइम क्लास लगा लिया करेंगे फिर अपन। ओके सर। तो अभी मैंने आपके माइक ऑफ कर दिए हैं। अब देखो ब्लूप्रिंट को समझो, ब्लूप्रिंट को समझते हैं। 17 मार्क्स की ये पोर्शन कैरी कर रहा है, यहां से आपका एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। अभी तक स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सबको एडमिट कर लेते हैं अपन। क्रिकेट एडिक्टेड गर्ल, भाई साहब ये इंस्टाग्राम की यूजर नेम यहां पर मत डालो यार, है ना। यहां पर अपना प्यारा सा नेम रखो ताकि हम आपको ठीक से कुछ कह के बुला पाए, है ना। देखेंगे हम 17 मार्क्स ये पोर्शन कैरी कर रहा है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। कौन सा आएगा वो, ये रहा, भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, काव्य सौंदर्य। ठीक है, इससे प्रश्न बनेगा। और इसको लेकर ना यार मैंने लगभग 12 से 13 अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है उसमें मैंने 12 से 13 क्वेश्चन दे रखे हैं, जहां पे आपको संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, काव्य सौंदर्य देखने को मिलेगा। ठीक है, कभी अपन इसको भी देख लेंगे। 4 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। ओके, अगर आप उनको लर्न कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखो कवि परिचय हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कवि परिचय 3 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, टेंशन खत्म। अब आगे आ जाओ, 6 अंक के यहां से क्या पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए यार परीक्षा बोध जो है आप सभी के पास होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। और नहीं है तो परीक्षा अध्ययन होगी, ये भी नहीं है तो एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक होगी। ओके, वहां से आप ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक पीडीएफ भेज रखी है जिसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स टिक किए गए हैं। ठीक है, तो आप वहां से भी इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब देखो बचा क्या है, बचे हैं 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस। क्या बचा है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस। तो इसमें क्या पूछेंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन तो यहां से बनेगा, पद्य साहित्य का इतिहास। इसमें क्या पूछ लेंगे, आपसे पूछ लेंगे भाई साहब किसी भी काल की, आपसे पूछ लेंगे प्रवृत्तियां बताओ, विशेषताएं बताओ। किसी भी कोई सा भी काल दे देंगे आपको कि भैया इस काल की आप क्या बताइए, विशेषता बताइए, प्रवृत्तियां बताइए। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न यहां से आपसे पूछा जाएगा। जरा वेट कीजिए आप 10 सेकेंड। ठीक है ना। अब क्या बचा है यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है जो है 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा क्वेश्चन आंसर में से। जो आपकी जो आरोह है उसमें जो भी कविता वाला सेक्शन है वहां से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। ठीक है, तो अभी तक जो आपके माइंड में, कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में चीज थी कि उठाओ फेयर कॉपी और धड़ल्ले से लर्न करने लग जाओ अपने क्वेश्चन आंसर, वो बिल्कुल गलत। ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा वो है 2 नंबर का। और अपना टारगेट क्या है कि हम ये जो 5 से 7 दिन है अपने पास, अब तो और भी कम दिन बचे हैं। ठीक है, इसमें हम इजिली पास हो जाएं। और हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही था कि हम इस क्लास के माध्यम से पास हो जाएं। ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्टिव था। चलिए काव्य बोध देखेंगे हम। 9 मार्क्स से कैरी करता है। काव्य बोध में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, इसमें हमको देखने को मिलता है रस, अलंकार, छंद, है ना। छंद के अलावा शब्द शक्ति, शब्द गुण और बिंब विधान, ये 9 मार्क्स कैरी करेंगे। इनमें से 5 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे और 2 नंबर के 2-2 क्वेश्चन हैं। अब ये जो काव्य बोध का सेक्शन है इसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे, पूरे 9 मार्क्स यहां से कवर कर लेंगे अपन कल। ओके, और देखो और जाओ थोड़ा नीचे, और भी स्टूडेंट्स अभी तक आ रहे हैं। विशाल टेलर ज्वाइन हो चुके हैं, इनको एडमिट कर लेते हैं अपन। ठीक है, चलो अब देखो 9 मार्क्स ये हम कल कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो आरोह भाग 2 गद्यखंड, इसकी बात करते हैं। यहां पर भी 17 मार्क्स, ये भी 17 मार्क्स कैरी करता है। यहां पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा बनेगा, ये बनेगा व्याख्या करना है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष। ओके, तो इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से ये चीजें की जाती है, और इसके इंपॉर्टेंट भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या पूछेंगे आपसे, उसमें पूछेंगे लेखक परिचय।
उसमें पूछेंगे लेखक परिचय, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, लेखक परिचय के अलावा यहाँ पे बचा है विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न। तो ये आएगा एक 2 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे से क्या आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि जो आपकी बुक है, आपकी जो बुक है उसमें से 2 नंबर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने वाला है। बात क्लियर हो रही है। और जहां तक ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं ये भक्तिन वाले पार्ट में से, या फिर बाजार दर्शन, या फिर जो अपना लुट्टन पहलवान का पार्ट है वहां से आने के चांसेस है। क्लियर। अब देखो, गद्य साहित्य का इतिहास, विकासक्रम, प्रवृत्तियां एवं गद्य की विधाएं, तो यहां से भी एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। ओके, यहाँ पे फिर 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स वही, तो जो हमने पीडीएफ प्रोवाइड की हैं उनसे आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लीजिएगा। भाषा बोध, देखो भाषा बोध हम कंप्लीट कर चुके हैं। भाषा बोध 12 मार्क्स कैरी करता है। इसमें हमने क्षेत्रीय, तकनीकी, निपात शब्द कंप्लीट कर लिए हैं, शब्द युग्म, उनके प्रकार, वाक्य कर लिए हैं। ठीक है, वाक्य शुद्धिकरण एवं वाक्य परिवर्तन जैसी चीजें भी इसके अंदर एडिट है, तो वाक्य परिवर्तन करना मैं समझता हूं कि आसानी होगा। जैसे अब अगर हम कहते हैं कि हम फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा सा वाक्य है। अगर एक यहीं से अगर अपन गलत वाक्य निकालें तो वो क्या होगा, हम कर पढ़ाई रहे हैं। ठीक है, ऐसी चीजें अगर आपको वहां पर दे दी जाती है तो आप उसको एडजस्ट करके लिख सकते हैं, है ना। वाक्य शुद्धिकरण बहुत आसान होता है। इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, तो मुहावरे का अर्थ आपको लिखना होगा। मुहावरे भी अपन ने पढ़ लिए, लोकोक्तियां भी पढ़ ली है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, सुबह किसी ने कहा था कि हिंदी राष्ट्रभाषा है ना, तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। राजभाषा है, हिंदी अपनी राजभाषा है। ओके, भाव बलवन, सार संक्षिप्पण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन। ओके, तो संवाद लेखन के आने के चांसेस काफी ज्यादा है। संवाद लेखन हमने बता दिया क्या क्या चीजें यहाँ पे होती है। विज्ञापन लेखन में क्या होता है, विज्ञापन लेखन में कुछ भी एडवर्टाइज करना होता है। जैसे अपन देखते हैं मार्केट में हमें पोस्टर्स दिखते हैं कोचिंग के, कई सारी कोचिंग के, तो जो भी जिससे भी रिलेटेड से, मतलब जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है हमको विज्ञापन लिखना है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हाँ भाई हमें इस चीज की आवश्यकता है। हो सकता है आप टीचर्स को हायर करने के लिए कर रहे हो, या फिर स्टूडेंट्स अपनी कोचिंग का प्रमोशन करने के लिए कर रहे हो। ठीक है, स्टूडेंट्स को इंप्रेस करने के लिए, इंटरेक्ट कराने के लिए। ठीक, तो ये चीजें होती है अपने विज्ञापन में। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस है कि संवाद लेखन ही पूछा जाएगा, और विज्ञापन लेखन उसके अथवा में आएगा। वितान भाग 2 5 नंबर के देख लो, यहाँ पे भी फिर ऑब्जेक्टिव आ गए। एक क्वेश्चन पूछेंगे 2 नंबर का वितान में से भी। ठीक है, तो इसमें लगभग हमने शायद 11 क्वेश्चन दिए वितान में से, उनमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाएगा। ठीक, अब इसके अलावा आ जाते हैं अपठित बोध, गद्यांश और काव्यांश। तो मैंने गद्यांश को बता दिया किस तरीके से आपको टेकल करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही आएगा। पत्र लेखन औपचारिक और अनौपचारिक हमने कर लिया है, जो कि 4 मार्क्स का आने वाला है। ओके, ये चीजें हो गई। देखो अभी तक जो अपन ने कर लिया है, इससे क्लियर होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि पास होना है, वो तो हो ही सकता है, लेकिन अब हमारा टारगेट होना चाहिए कि यार पास होने के अलावा क्यों ना हम 70, 75, 80 तक भी देखें। हो सकता है ना, आ सकते हैं इतने मार्क्स भी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स इजी ही रहते हैं, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर दिए गए ऑब्जेक्टिव्स, तो आप उनमें से लर्न कर लीजिए। और टाइम रहता है तो परीक्षा बोर्ड के सारे ऑब्जेक्टिव्स लर्न कर लीजिए। क्लियर है इतनी चीजें। इसके अलावा कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि 90, 95 हमें स्कोर करना है। तो देखो यार, इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है ना, उसके बेसिस पे आप जरूर स्कोर कर सकते हैं, लेकिन क्लासेस के बेसिस पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लासेस पास करने के ऑब्जेक्टिव से, या फिर कहें 70-80 नंबर लाने के ऑब्जेक्टिव से अपन ने बनाई है, स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दूसरी। आई होप आप सभी को ब्लूप्रिंट क्लियर हो गई होगी। अभी भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो। चैट बॉक्स में काफी प्यारी प्यारी चीजें लिख रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप हो तो सब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। हम कुछ नहीं है यार, आपकी मेहनत यहाँ पर मैटर करती है, आपका डेडिकेशन मैटर करता है। ठीक है, पढ़ाते सभी हैं, आप कितना अपनी ओर से इनपुट दे रहे हो वो चीजें मैटर करती है। बाकी टीचर्स तो काफी सारे होते हैं। ठीक है, चलिए किसी को भी क्वेश्चन हो, प्रियांशु को क्वेश्चन है, पूर्वा को क्वेश्चन है, वैभव को क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैं आपको माइक ऑन करने की परमिशन दे रहा हूं, सो आप अपना माइक ऑन कर पाओगे। हेलो सर। हाँ बिल्कुल सर, आज की क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा? देखिए, आज की क्लास में अपन स्टार्ट कर देते हैं अपना हिंदी साहित्य का इतिहास। पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो पाता है उतनी अच्छी बात है, और बाकी का अपन सुबह वाली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और जो ग्रामेटिकल सेक्शन है हमारा, जो कि 9 मार्क्स कैरी करता है, उसको हम कल रात वाली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। सर। हाँ बोलो। हेलो सर। बोलो।
सर मेरा ये डाउट था, जैसे आप बोले ना ऑब्जेक्टिव, हाँ तो ऑब्जेक्टिव अपने जो प्रैक्टिस पेपर है उसमें ज्यादातर ऑब्जेक्टिव ग्रामर से आए हैं, और जो स्टडी मटेरियल है उसमें बस मतलब जो चैप्टर के प्रश्न है वो ज्यादा है, तो मतलब समझ नहीं आ रहा कौन से कैसे करूँ। देखो ऐसा होता है, अ, जैसे कि अभी हमने ब्लूप्रिंट देखी। ब्लूप्रिंट में हमने क्या पाया? ब्लूप्रिंट में हमने ये पाया कि जो हमारी वितान है, वितान जो बुक है उसमें 5 नंबर के वहां से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे वितान में से, ठीक है। 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव वितान में से आ रहे हैं। इसके अलावा और देखते हैं अपन 5 नंबर के अलावा जो हमारा आरोह की जो किताब है वहां से भी लगभग 5 से 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब बचा है क्या? ग्रामेटिकल पोर्शन। तो ग्रामेटिकल पोर्शन में जो काव्य बोध है वहां से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, जो कि अपन कल करने वाले हैं। तो जब हम चीजें लर्न करेंगे, कल क्लास में चीजों को समझेंगे, तो वहीं से वो ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है ये भी, है ना? सर हाँ ओके सर। सर हाँ बोलो प्रांजल। सर मैं ये कह रहा था कि सर आपने जो ऑब्जेक्टिव दिए और वो और परीक्षा बोर्ड के कर लेंगे तो बहुत है। हाँ देखिए, अगर आपने परीक्षा बोर्ड के सारे ऑब्जेक्टिव्स कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, हाँ। हो जाएगा। इससे अच्छा खासा आप स्कोर कर पाओगे। उससे भेज जाते सर बहुत ज्यादा परीक्षा बोर्ड। ठीक है, हाँ इतना इनफ रहेगा। और देखो यार टाइम बचता है ना, मैं क्या कहता हूँ 90 मार्क्स लाना, 95 मार्क्स लाना, ये मटेरियल का खेल नहीं होता है, ये होता है डेडिकेशन का खेल। एक भूख होनी चाहिए अपने अंदर कि हाँ भैया हमने ये मटेरियल पढ़ लिया है, चलो दूसरा आने दो, इसको पढ़ते हैं, इससे अपन प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो हाँ तो 95 मार्क्स आते हैं डेडिकेशन से और स्ट्रॉन्ग विल से। इंपॉर्टेंट निबंध बता दो तो भैया कल हम करेंगे ग्रामर का पोर्शन। कल जब हाँ 2 मिनट पूर्व रुक जाइए। कल हम करेंगे ग्रामर का पोर्शन, वहीं पे हम इंपॉर्टेंट निबंध भी देख लेंगे। कल रात वाली क्लास में अपन ग्रामर निपटाने वाले हैं। आज और कल सुबह की क्लास में हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। और बोलो हाँ पूर्वा। सर एक बार अभिव्यक्ति और माध्यम से क्या क्वेश्चन आएगा बता दीजिए 2 नंबर में। ओके अभिव्यक्ति और माध्यम से उसका भी अपन ने किया नहीं है ना शिक्षण, तो उसका बचा हुआ है 7 मार्क्स का, वो रहेगा, उसको भी अपन कवर कर लेंगे, डोंट वरी। अभी मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली कैसे बता सकता हूँ, ठीक है, वो जब जिस दिन आएगा। ऑब्जेक्टिव एक बार पिन कर दीजिएगा टेलीग्राम में। ओके जब उसकी डेडिकेटेड क्लास आएगी ना अभिव्यक्ति और माध्यम की, तो अपन चीजें क्लियर कर लेंगे। माइक ऑफ कर लो इतने सारे। सर हिंदी साहित्य का कितने नंबर का आएगा? देखो यार हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये अराउंड आपका ज्यादा मार्क्स तो कैरी नहीं करता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के पर्पज से काफी ज्यादा मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स भी बनेंगे एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे आपके। 4 नंबर के 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, है ना। और ऑब्जेक्टिव्स के पर्पज से बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपन बस आज इसको पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे सुबह की क्लास में, इतना इनफ रहेगा। इससे ज्यादा अपन इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं देंगे। सर ये टॉपिक भाषा बोर्ड में है क्या? क्या हो गया? क्वेश्चन बैंक करनी है क्या सर? ऋतिक वर्मा पूछ रहे हैं क्वेश्चन बैंक करनी है क्या? देखो यार अभी अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम इस मटेरियल को फिनिश कर लें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बैंक को उठाओगे सो क्या आपको यकीन है कि आप इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पूरी क्वेश्चन बैंक कर लोगे? बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, इतना आसान नहीं होता इतने कम टाइम में करना। और अभी हम पढ़ रहे हैं क्लासेस में अपने मटेरियल से, तो बेटर यही होगा कि आप मटेरियल को ही फॉलो करें, ठीक है सर। सर जो प्रैक्टिस सेट्स थे उनमें से कितने % का आ सकता है? देखिए प्रैक्टिस सेट अगर आपने, मैं फिर कहना चाहता हूँ, अगर आपने ये जो मटेरियल है इसको कंप्लीट कर लिया है तो आप प्रैक्टिस सेट पे जंप कीजिए, और या फिर साथ में भी आप चला सकते हैं, ठीक है, साथ में भी चला सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट जो हैं उनसे अराउंड, अभी देखो एग्जैक्ट कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी हाँ 70 to 75 हो सकता है, 80 तक भी टच कर जाए, ठीक है। 100 में से बता रहा हूँ मैं, ऐसा मत सोचना कि 80 में से 80 टच कर गए, है ना। जो प्रोजेक्ट बुक के रहते हैं अपने 20 नंबर, उनको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, मेरी थोड़ी आदत सी है। चलो सर जो क्वेश्चंस आते हैं वो मतलब एग्जैक्ट रहते हैं कि थोड़े अलग रहते हैं? क्वेश्चंस एग्जैक्ट रहेंगे, एग्जैक्ट रहेंगे। देखो पता है आपको इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपने अभी तक आपने एक भी बोर्ड एग्जाम नहीं दी है ना। 10th में आपकी एग्जाम नहीं हुई थी ना? हाँ सर एग्जाम नहीं हुई थी। हाँ सर प्रॉब्लम तो यही है, एक भी बोर्ड की एग्जाम नहीं दी है। हाँ वही, आपने ना बोर्ड की एग्जाम नहीं दी है। सो बोर्ड की एग्जाम है ना, अपनी जो स्कूल की एग्जाम होती है उससे भी इजी होती है, ठीक है, ये बात है, बस सीधी बात, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो सर जो अभी एमपी बोर्ड का न्यू मॉडल पेपर आया है सर, उसको लगाने से कुछ होगा या नहीं? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा।
उसके पैटर्न को जरूर आप फॉलो कीजिए। और अभी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ना उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि वो जो मॉडल पेपर है ना उसी पैटर्न पर बेस्ड रहेगा अपना मेन पेपर, ठीक है ना। तो इस बात को आप मेक श्योर सर, कीजिए। हाँ बोलो। मतलब सर फॉर्मेट वही रहेगा पूरा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल वही फॉर्मेट रहने वाला है। सर जो गवर्नमेंट स्कूल में जो प्री बोर्ड सेट पेपर आए ना, अभ्यास प्रश्न हाँ, पत्र हमने भी सर, आपको वो सेंड क्या किए है, हैं। हाँ वो किस प्रकार से मतलब क्या है? देखिए, उनको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो अच्छी बात है। अभी बाकी अपना जो मटेरियल है इसको और उसको दोनों को साथ में आप सर आप बोल रहे थे कहीं से 80% क्या तक आएगा, वो क्या बोल रहे थे आप? 80% तक आएगा। मैंने कहाँ कहा था से? ये जो प्रैक्टिस सेट्स बताया ना भैया ने अभी, तो इसमें हो सकता है 70, 75, 80% तक भी आ जाए उसमें से। सर ये कौन सी प्रैक्टिस शीट्स हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, बिकॉज वो दिए इसके लिए गए हैं कि आप उनसे प्रिपरेशन कर लें। ओके। और जो एमपी बोर्ड है ना वो सर, ये चाहता है कि आपके practice नंबर sheet अच्छे कहाँ पे आएं। है? एमपी बोर्ड नहीं चाहता कि आपका रिजल्ट बिगड़े, अपने स्टेट का रिजल्ट बिगड़े। सर ये शीट्स कहाँ पे हैं? ये आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो हमारा मटेरियल है उसी के साथ में प्रैक्टिस सेट्स भी अवेलेबल हैं। सर प्रैक्टिस सेट में कितना फंसेगा? अरे यार वही चीजें तो उन्हीं के ऊपर तो बात कर रहे हैं अपन इतने टाइम से, ठीक है। तो अभी सीधे अपन शिफ्ट कर जाते हैं अपने मटेरियल के ऊपर, पढ़ते हैं अब अपन आगे की चीजें। ओके, अब मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूं। अब हम करेंगे स्क्रीन शेयर। देख लेते हैं कोई है तो नहीं, कोई भी नहीं है वेटिंग रूम में। चलो, बाकी इंग्लिश की क्लास कितने बच्चों ने ज्वाइन की थी अभी सुबह, अभी शाम को 4 बजे? हाँ टेक मैजिक बिल्कुल इजी पेपर ही आता है। हाँ अभी आपने इतनों ने बता दिया, ठीक है, पूर्वा ने नहीं की थी, ओके। अभी इतनों ने बता दिया कि हाँ हमने ज्वाइन की थी, फिर मैंने बताओ एक वर्क भी दिया था। अब वो वर्क कितने स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया है वो हैंड रेस करेंगे, ठीक है। दिव्या ने किया है, हिमांशु ने किया है, यश ने किया है, निखिल, मानसी, प्रियांशु, बहुत बढ़िया। तो जो वर्क दिया जा रहा है ना उसको आप साथ में कंप्लीट करोगे ना तो बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी यार। जो आपका टारगेट था 60-70 उससे कहीं गुना ज्यादा बेटर आप परफॉर्म करोगे अपने एग्जाम में। ओके, तो स्क्रीन अभी नहीं दिख रही है ना किसी को? ठीक है, अभी दिखेगी। यार टाइम से क्यों नहीं ज्वाइन होते हैं? ओके, सो स्क्रीन दिख रही है सभी को? हैंड रेस करके बता दीजिए एक बार। स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो देखो यह है अपना हिंदी साहित्य का इतिहास। बच्चे काफी ज्यादा डरते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है यारो। क्यों नहीं है? बिकॉज हमने ब्लूप्रिंट को अब समझ लिया है। ब्लूप्रिंट क्या कहती है कि इसका वेटेज है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है। तो ज्यादा चीजें अपने को पढ़ने से मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उन्हीं को डायरेक्टली लर्न कर लेंगे। यहाँ पर अपन डिफरेंट चीजें पढ़ रहे हैं ताकि इनमें से कहीं से अगर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो वहां अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाएगी, है ना, प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ये चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई है थ्योरी, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, बट एक बार पढ़ लेते हैं। हिंदी कविता का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। और स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अनिरुद्ध आ गया, ओके। हिंदी कविता का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। प्राचीन युग से लेकर आधुनिक युग तक हिंदी कविता में अनेक प्रकार की विचारधाराओं और शैलियों का प्रयोग हुआ है। अब देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से हिंदी साहित्य के इतिहास का श्री गणेश माना है। मतलब हिंदी साहित्य जो है कब स्टार्ट हुआ था 1050 में, ओके, 1050 में। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, ध्यान रखना इन चीजों का। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखो पूछा नहीं जा रहा, बताया जा रहा है, इन्हीं के आधार पर हिंदी कविता के इतिहास को 4 युगों में बांटा गया है। कितने युगों में बांटा गया है? 4 युगों में, ओके। आदिकाल जिसको हम वीर गाथा काल भी कहते हैं, वो शुरू हो गया था 1050 संवत से और चला था 1375 तक, ठीक। वही बात करें अपन भक्ति काल की, जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, वो 1375 से 1700 तक चला था, ठीक। रीतिकाल जिसे हम उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, वो 1700 से 1900 तक चला, ओके। देन आधुनिक काल 1900 से अभी तक चलता हुआ आ रहा है ना। अब आपने इसको एक बार देख लिया, बस इतना इनफ है। इससे लेकर ना तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ना ऑब्जेक्टिव्स में, ना ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन कभी हो जाए खुदा ना खास्ता तो ऐसे सिनेरियो में आप टिक कर पाएं, इसके लिए हमने इसको देख लिया, ओके। और थोड़ा सा इंट्रो हो जाए यार, अपने नए टॉपिक से थोड़ा अपन फैमिलियर हो जाए, उसके लिए अपन ये चीज़ों को लिख रखा है।
क्लियर? आ जाते हैं अब हम थोड़ा नीचे। ये देखो भाई साहब, ये था हमारा आदिकाल, जिसको हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन यहां से कुछ ऐसे बनेंगे कि आदिकाल या फिर वीर गाथा काल की दो प्रवृत्तियां बताइए। प्रवृत्तियां क्या होती, विशेषताएं। प्रवृत्तियां क्या होती, विशेषताएं। तो हमने इतनी सारी यहाँ पर विशेषताएं लिख रखी है, तो हम इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। इनके ऊपर अगर अपन थ्योरी देना चाहें तो वो बहुत बढ़िया होगा। इसके ऊपर आप थ्योरी भी दे सकते हैं, जो कि अपनी परीक्षा बोर्ड में इजीली आपको मिल जाएगी। मैं भी आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जो वीर गाथा काल था उसकी विशेषताएं और प्रवृत्ति अपन देखते हैं। संदिग्ध रचनाएं इसमें हुई थी वीरगाथा काल आदिकाल में, वीरगाथा काल में। ओके, और युद्धों का सजीव चित्रण हमें वीरगाथा काल की रचनाओं में, इसके काव्यों में देखने को मिलता है ना। इसके अलावा बात करें अपन वीरगाथा काल की, तो इसमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता अपने को देखने को मिलती है। अब मैं एक चीज बताता हूं, जैसा इसका नाम है वीरगाथा काल, वीरगाथा काल, तो यहीं से चीजें क्लियर हो रही है कि भाई साहब ये जो समय था, इसमें ज्यादातर वीरों के ऊपर रचनाएं की गई थी, है ना। ऐसी रचनाएं जो कि वीर रस से ओतप्रोत हो, है ना, जिसके अंदर ओज की भावना हो, ठीक है, जिसको सुनते ही उत्साह आ जाए, है ना। संकुचित राष्ट्रीयता, संकुचित राष्ट्रीयता का मतलब क्या समझते हैं आप? संकुचित राष्ट्रीयता का मतलब ये होता है यहाँ पर कि इसके अंदर हमें देश प्रेम की भावनाएं देखने को कम मिली थी। इसके अंदर होता ऐसा था कि जो कवि होते थे उनके जो आश्रयदाता हैं, यानी कि जिसके अंडर में वो रह रहे होते हैं, बस उन्हीं का गुणगान किया करते थे और अपने छोटे छोटे क्षेत्रों को ही वो राष्ट्र मान बैठे थे, है ना। रासो काव्यों की रचना इसके अंदर की गई थी। रासो काव्यों इन द सेंस पृथ्वीराज रासो, ओके, बीसलदेव रासो, इन काव्यों की रचना इस युग में की गई थी। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 4 युगों में बांटा गया है। पहला है हमारा आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल कहते हैं, संवत 1050 से 1375 तक चला। अब पता है कई सारी बुकों में रहता है कि 1000 से 1350, है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 1000 से 1350। तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, आप इसको याद करो, ये बिल्कुल सही है। क्यों होता है ऐसा, उसके पीछे वजह होती है कि कहीं पे वो दे देते हैं ईस्वी सन और कहीं पे दे देते हैं वो विक्रम संवत, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे किसके साथ अकॉर्डिंग चल रहे हैं, संवत के अकॉर्डिंग। तो आप संवत ही लिखोगे तो बिल्कुल सही होगा। अगर आपने इसके आगे ईस्वी लगा दिया तो गलत हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को? क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए कि हाँ, इतना तो हमें समझ में आ गया, और इसी फ्लो में हम आगे बढ़ना चाहेंगे। चलो, ओके, देखते हैं। आदिगाथा काल, वीरगाथा काल अपन पढ़ रहे हैं। और कोई स्टूडेंट ज्वाइन हुए क्या? ठीक है, मोहित पाटीदार गेटिंग सो लेट, यू आर गेटिंग सो लेट। भाई साहब इतने लेट मत हुआ करो। चलो भैया देखो, संदिग्ध रचनाएं इसके अंदर की गई थी। युद्धों का सजीव चित्रण हमें देखने को मिलता है वीरगाथा काल के काव्यों में। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता जो है वो हमें देखने को मिलेगी वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता हमें वीरगाथा काल की जो रचनाएं उनके अंदर देखने को मिलेंगी। ओके, इसके अलावा संकुचित राष्ट्रीयता, यानी कि यहाँ के जो कवि थे, इस युग के जो कवि थे, उनके जो आश्रयदाता, यानी कि जिस भी राजा महाराजे के अंडर में वो रह रहे थे उस समय में वो उन्हीं के गुणगान किया करते थे। छोटे छोटे जो क्षेत्र होते हैं उन्हीं को राष्ट्र मान के बैठे हुए थे, इसलिए कहा जाता है यहाँ पे संकुचित राष्ट्रीयता। ओके, इसके अलावा रासो काव्य की रचना इसके अंदर की गई थी। डिंगल और पिंगल भाषा, डिंगल और पिंगल, देखो इसका भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। डिंगल और पिंगल भाषा का उपयोग किस युग के काव्य में किया गया था? ठीक है, तो आप बता दीजिएगा कि भाई साहब वीरगाथा काल में अपन ने किया था। डिंगल पिंगल यानी कि राजस्थानी भाषा से रिलेटेड है। ओके, अब देखो यहां से क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे, प्रवृत्तियां पूछ लेंगे, इतनी सारी नहीं पूछते, हमने देख ली है। अब आपके मन में कुछ तो रहेगा कि यार या तो ये याद रह सकता है कि रासो काव्य की रचना की गई थी, या फिर संकुचित राष्ट्रीयता की भैया वहां के उस समय के जो कवि थे उन्होंने क्या किया था, जो उनके आश्रयदाता थे उन्हीं के गुणगान करते थे। इसके अलावा जो छोटे छोटे क्षेत्र हुआ करते थे बस उन्हीं को राष्ट्र मान के बैठे हुए थे, इसलिए संकुचित राष्ट्रीयता का यहाँ पे उपयोग किया गया है। ठीक है, युद्धों का सजीव चित्रण अपने को देखने को मिलता है। डिंगल और पिंगल भाषा इतनी अपन ने पढ़ ली है। अब आपके माइंड में कितनी फिट हो गई मेरे को ये चैट बॉक्स में बताओ। चैट बॉक्स में बताओ इतनी प्रवृत्तियां में से कितनी प्रवृत्तियां आपके माइंड में फिट हो चुकी है। चैट बॉक्स में हम देखना चाहेंगे। चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो कि हाँ इतने प्रवृत्तियां हैं अपने पास और हमें
सर नहीं आया। ओके, दीपक गेमर को नहीं आया 4। सर पूरी हो गई, अनुरुद्ध को हो गई पूरी, निशु को हो गई 4। ओके 4 हो चुके हैं सर। डिंगल और पिंगल समझाओ। ओके, टेक मैजिक को डिंगल और पिंगल समझना है। सर मटेरियल कहाँ डाला है? टेलीग्राम चैनल पर आपको मटेरियल देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो देखो यार, जिन्हें नहीं समझ में आया है एक बार और कोशिश करते हैं हम कि जो वीर गाथा काल है उसको हम आदिकाल भी कहते हैं, वीर गाथा काल भी कहते हैं। ओके, इतनी चीज अपनी क्लियर हुई। यहां से आपसे पूछेंगे कि इस काल की आप प्रवृत्तियां बताइए, कोई 2 प्रवृत्तियां बता दीजिए। ऐसा अगर उन्होंने प्रश्न पूछा तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है, मैंने यहाँ पे संदिग्ध रचनाएं, युद्धों का सजीव चित्रण, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता, संकुचित राष्ट्रीयता, ये चीजें यहाँ पर लिख रखी हैं। ओके, अब देखो यार, अब देखो किसी ने पूछा था डिंगल और पिंगल, तो डिंगल और पिंगल भाषा है वो राजस्थानी भाषा से कहीं ना कहीं रिलेट करती है। डिंगल पिंगल का अर्थ होता है भैया जो साहित्य राजस्थानी भाषा है, बस वही। ओके, इस काल में किसका उपयोग किया गया था? डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया था, है ना। आपसे पूछ लेंगे वो डिंगल और पिंगल भाषा कौन से काल के काव्य में देखने को मिलता है, तो भाई साहब बस यही अपने वीर गाथा काल के जो काव्य हैं उनमें हमें डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग देखने को मिलेगा। रासो काव्यों की रचनाएं, रासो काव्य, पृथ्वीराज रासो, बीशलदेव रासो, कुमान रासो, ठीक है, ये चीजें। इसके अलावा वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता हमें इस युग के काव्यों में देखने को मिलती है। ओके, ठीक है। अब देखो इसके प्रमुख कवि पूछ लेंगे, वो रचनाएं पूछ लेंगे, तो आपको एटलीस्ट 3 कवि और उनकी रचना याद होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ चुके हैं चंदबरदाई। चंदबरदाई की जो रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। याद करेंगे मेरे साथ और लिखते हुए चलेंगे। सभी बच्चे जो आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि यार अपनी जो भी क्लासेस होती हैं उनको जब हम अटेंड करना शुरू करते हैं तो हमें एक कॉपी और पेन लेकर बैठना होता है। ओके, उसमें हम क्या करते हैं, सारी की सारी चीजें लिखते हुए चलते हैं शॉर्ट में, क्योंकि इतना पूरा लिखना तो मुश्किल होता है कम टाइम में। ठीक है, बाकी शॉर्ट में हम लिख लेंगे, अच्छा होगा। इससे अपने हाथों को प्रैक्टिस होगी, हाथों को प्रैक्टिस होगी तो आप एग्जाम में जो क्वेश्चंस को देखोगे तुरंत आंसर करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये बात आपको बताना चाहते हैं। सभी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। और सबसे पहले आप लिखेंगे वीर गाथा काल की विशिष्ट विशेषताएं या फिर प्रवृत्तियां। आपको इनमें से जो भी अच्छी लगती हैं एटलीस्ट 3 लिख लीजिए। ठीक है, लिखना आपको वहां पे 2 ही पूछेंगे, लेकिन अभी आप तो 3 लिख लीजिए। और थोड़ा सा आप इसकी डिटेलिंग भी कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे डिंगल पिंगल भाषा कहा गया है, तो डिंगल पिंगल भाषा यानी कि साहित्य की राजस्थानी भाषा का प्रयोग भी हमें इस युग की कविताओं या फिर इस युग के काव्यों में देखने को मिलता है। ओके, रासो काव्यों की रचना, संकुचित राष्ट्रीयता का मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। वीर और श्रृंगार रस अपन समझ चुके हैं। युद्धों का सजीव चित्रण इस युग की काव्य जो हैं बताते हैं अपने को, है ना। ओके, लिख लिए होंगे आपने, 2-3 इतना टाइम नहीं लगता है। आ जाते हैं अपन थोड़ा नीचे। प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं देखो, हमने इसमें देखा कि रासो काव्यों की रचनाएं अपने को देखने को मिलती है वीर गाथा काल में। कौन से काव्यों की रचना? रासो काव्यों की। ठीक है, अब रासो काव्यों की रचनाएं हैं तो कितना अच्छा होगा हम सिर्फ रासो के ऊपर ही फोकस करें। 3 अगर वो रचनाएं पूछते हैं तो हम रासो वाली 3 रचनाएं लिख दें और फुर्सत हो जाए, है ना। जैसे कि ये देखो, चंदबरदाई, नाम याद रखना, चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो, है ना। चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो। इसके अलावा जो नरपति नाल हैं उनकी रचना हमको देखने को मिलती है बीशलदेव रासो। दलपति विजय की खुमान रासो याद ना हो तो आप जगनिक की परमाल रासो भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आलखंड में है परमाल रासो, मैंने डायरेक्टली आलखंड लिख दिया है, आप चाहें यहाँ पे परमाल रासो लिख सकते हैं। ठीक है, चंदबरदाई की लिख लीजिए पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल की लिख लीजिए बीसलदेव रासो, दलपति विजय की खुमान रासो, जगनिक की परमाल रासो। परमाल नहीं लिखना, परमाल। ओके, परमाल रासो। अब ये भी हैं इधर अमीर खुसरो और राजशेखर। ठीक है, लेकिन हमें आसानी होगी हम सिर्फ अगर रासो के ऊपर ही फोकस करें तो, क्योंकि हमने प्रवृत्तियों में भी पढ़ा है कि रासो काव्य की रचना हमें देखने को मिलती है इस वीरगाथा काल में, है ना। यहां से हमने क्लियर कर लिया चंदबरदाई की पृथ्वीराज रासो है, नरपति नाल की बीसलदेव रासो है। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लिख रहे होंगे। स्पीड में लिखो और लिखने के तुरंत पश्चात आप हैंड रेस कर दो।
हर काल के अलग अलग याद करने पड़ेंगे। हाँ देखो, पढ़ तो लेते हैं, फिर आप उसको रिवाइज कर लेना, है ना। हर दिन इसको रिवाइज करना, याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो फिर कोई बात नहीं भाई, है ना। जितना अपन कर पाने एटलीस्ट अपन अपनी ओर से 100% दें, ये मायने रखता है यार। अब एग्जाम में अपना जो रिजल्ट है, क्या आता है क्या नहीं आता है, वो उतना महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि आप अपनी ओर से कितना हार्ड वर्क पुट इन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यही चीज़ आपको आगे भी सहायक बनेगी आपकी लाइफ में। बिकॉज काफ़ी सारे इम्तिहान देने हैं, अभी तो आपको शुरुआत हुई है, अभी तो आपने एक बोर्ड परीक्षा भी नहीं दी है। चंद्रबरदाई लिख लिया होगा आप सभी ने, ठीक है। जगनिक का परमाल रासो लिख सकते हैं, परमाल। जो बच्चे अभी जगनिक पर आए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, जगनिक का परमाल रासो लिख लो, और परमाल रासो ही लिखो ताकि आपको और आसानी हो, रासो रासो का काम हो जाए। पृथ्वीराज, बीसलदेव, खुमान और परमाल। पृथ्वीराज का चंद्रबरदाई, है ना। बीसलदेव रासो लिखा आपने नरपति नाल ने, इसके अलावा खुमन रासो लिखा दलपति विजय ने, और जो परमाल रासो है वो लिखा जगनिक है। ओके, अब देखो आ चुका है यहां पर भक्ति काल। क्या आ चुका है अपने पास? भक्ति काल। तो भक्ति काल नाम से अपने को काफी सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी कि ये भक्ति के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाला है, भक्ति के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाला है। तो चलो इसको देखते हैं अपन। इस काल में भक्ति परक रचनाएं हुई, इस काल में भक्ति परक रचनाएं हुई। इसके अलावा देखते हैं, इसलिए इस समय के साहित्य को भक्ति काल कहा गया। ओके, नॉर्मल सी बात है, इस काल में जितनी भी रचनाएं हुई वो भक्ति के ऊपर निर्भर करती थी, भक्ति के ऊपर डिपेंडेंट थी, तो इसीलिए हम इसको भक्ति काल कहते हैं, ठीक है। अब देखो परिस्थितियां पढ़ लीजिए, बस याद बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक बार नजर डालना है, पढ़ना है। इस समय समाज की परिस्थितियां विषम परिस्थिति थी। हिंदू मुसलमानों में विभेद था, जनता हिंदू थी और राजा मुसलमान थे, ठीक है। जनता हिंदू थी और राजा मुसलमान थे। राजा अपने धर्म को प्रजा पर लादना चाहते थे, ठीक है, इसलिए सामाजिक एकता छिन्न छिन्न हो रही थी। ओके, भक्ति काल में क्या मामला था भैया? भक्ति काल में ऐसा प्रोग्राम था कि परिस्थितियां विषम बनी हुई थी, हिंदू मुसलमानों में वे भेद था, क्योंकि जो प्रजा थी वो हिंदू थी और जो राजा थे वो मुसलमान थे, और जो राजा थे वो चाहते थे कि उनका धर्म प्रजा भी स्वीकार कर ले, ठीक है, उनके ऊपर भी वो धर्म लादना चाहते थे। इसलिए सामाजिक एकता की अगर बात करें तो वो छिन्न भिन्न हो चुकी थी। ओके, इसलिए संतों का अवतार हुआ, उसने सामाजिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। उनका साहित्य माध्यम बना, ठीक है। उन्होंने क्या किया? अपने साहित्य, अपनी काव्य रचनाओं से कोशिश की कि जो समाज है इसमें एकता स्थापित की जा सके। ओके, ये परिस्थितियां हो गई, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन जो चीज अपन ने पढ़ी है, हो सकता है इनमें से अगर कहीं ऑब्जेक्टिव आए तो आप बता दो, या फिर नॉलेज के लिए भी सही है। भक्ति काल का विभाजन देखो, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा में किया गया है। निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा में किया गया है। निर्गुण भक्ति धारा का भी अपने को अलग अलग देखने को मिलेगा। इसमें हमको देखने को मिलेगी ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। ओके, इसके अलावा सगुण भक्ति धारा को देखेंगे तो राम आश्रयी शाखा, कृष्ण आश्रयी शाखा। भक्ति काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है। हमें इतनी सारी याद नहीं करनी, मैं फिर बता रहा हूं, इतनी सारी हमें लर्न नहीं करनी है, चिंता मत करो। हमें अगर 3-4 भी याद रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है, 3-4 यादें इनफ है। 3-4 यादें इसका मतलब इनफ है। 3-4 यादें तो इजी, मतलब बहुत आसानी से आप 2 तो लिख ही दोगे। अब देखो, ये भक्ति काल है तो पहली विशेषता तो यही हो जाती है कि भक्ति काल के साहित्य में भक्ति भावना की प्रधानता थी। ओके, भक्ति भावना की प्रधानता थी। काव्य पर आध्यात्मिकता का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है, ठीक है। अब चाहो बस इतना भी लिख दोगे तो काफी रहेगा, इतना भी प्रधानता थी तक भी, है ना। और भक्ति से डिपेंडेंट थी तो भाई साहब अध्यात्म के प्रभाव भी अपने को देखने को मिलेंगे, परिलक्षित होंगे, है ना। इसके अलावा और देखते हैं अपन, जैसा कि यहां पर हमने देखा कि भक्ति काल जो है उसका विभाजन 2 अलग अलग धाराओं में किया गया है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पर वापस रिपीट कर दी। ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूपों की मान्यता के कारण भक्ति धारा 2 भागों में विभाजित हुई है ना। 2 भागों में विभाजित हुई है। कौन कौन से में? निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। क्लियर है? याद रखना क्या क्या है अपने को, देख लो पहले तो कि जो भक्ति काल के साहित्य हैं उसमें भक्ति भावना की प्रधानता थी। मैं कह रहा हूं इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सुनते चलो और इसको एक बार पढ़ लेना। इसको लोड लेकर नहीं पढ़ना है, टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है, प्रेशर रिलीफ होकर पढ़ना है। प्रेशर रिलीफ होकर अगर आप 1 घंटा भी पढ़ते हो तो उसकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा रहती है। आगे आ जाओ, ये चीजें हो गई।
इसके अलावा भी और भी काफी सारी इसकी विशेषताएं लिखी हुई हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। सभी कवियों ने समाज सुधार, समाजोत्थान, धार्मिक एकता से संबंधित काव्य का सृजन किया। ओके, क्या किया उन्होंने भाई साहब? समाज सुधार का कार्य किया, समाजोत्थान, समाज का उत्थान मतलब कि यार ऊंचा उठना है ना, और धार्मिक एकता से संबंधित काव्य का सृजन किया मतलब निर्माण किया, लिखा। ओके, ये चीजें हुई यार। देखो प्रॉब्लम आई थी किसकी, कि उस समय सामाजिक एकता छिन्न भिन्न हो रखी थी, सो दैट्स वाई वहां पर कुछ संतों ने जन्म लिया, सभी कवियों ने क्या करा, फिर समाज सुधार, समाजोत्थान और धार्मिक एकता से संबंधित काव्यों का सृजन किया। ओके, तुलसी ने लोक कल्याणकारी राम काव्य का सृजन किया। इसके अलावा सूर, मीरा आदि कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण भक्ति काव्यों की रचना की, है ना। तो ये चीजें आप भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं में लिख सकते हो। आई थिंक इतनी इनफ है, आप सभी को याद रहेगी, है ना। और वैसे तो यहाँ पे 13 लिखी हुई है, 3-4 याद कर लो, इनफ रहेंगी वो, ठीक है ना। क्या पढ़ा हमने, वापस से एक बार फिर देख लेते हैं, सबके ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ये है हमारे पास काल, है ना। जो हिंदी साहित्य है उसको अपने 4 अलग अलग युगों में बांटा है, जिसमें देखो पहला युग जो है वो होता है वीरगाथा काल, जिसे हम आदिकाल भी कहते हैं। भक्ति काल को हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, रीति काल को उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, आधुनिक काल को अद्यतन काल भी अपन कहते हैं, ठीक है। ये समय याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, एक बार नजर अगर अपने डाल ली है तो याद रहेगा, नहीं रहता है तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपसे पूछा ही जाएगा, बहुत कम चांसेस रहते हैं इनको पूछने के, है ना। और वैसे भी आसान है, 1050 से 1375, फिर तो आसान ही आसान है, 1375 से 1700 और 1700 से 1900, 1900 से अब तक। फिर देखो वीरगाथा काल आ गया हमारे पास। इसकी प्रवृत्ति हमने पढ़ी, संदिग्ध रचनाएं हुई थी इस काल में, और इस काल में जो काव्य रचनाएं हमें देखने को मिली उनमें युद्धों का सजीव चित्रण किया गया था। इसके अलावा इस काव्य में जितनी भी रचनाएं हैं, इस काल में जितनी भी काव्य रचनाएं की गई थी उनमें हमें वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। अब जैसा कि इसके नाम से क्लियर होता है ये वीरगाथा काल था, तो obvious सी बात है यहाँ पर वीर रस हमें देखने को मिलेगा, है ना। ओज से परिपूर्ण थी इस समय की रचनाएं, है ना। संकुचित राष्ट्रीयता हमें देखने को मिली, यानी कि जो हमारे कवि थे वो आश्रयदाताओं के ऊपर निर्भर थे। आश्रयदाता यानी कि जो भी उस समय राजपाट कर रहे थे, जिनके अंडर में वो काम कर रहे थे, वो उन्हीं का गुणगान किया करते थे और अपने सीमित क्षेत्र को, अपने छोटे छोटे क्षेत्र को ही राष्ट्र मान लिया करते थे। इसलिए हमने लिखा यहाँ पर कि संकुचित राष्ट्रीयता यहाँ पे देखने को मिलती है अपने को, ठीक है। रासो काव्यों की रचना, जी हाँ, वीरगाथा काल में रासो काव्यों की भी रचना की गई है। रासो काव्य यानी कि यार जो कि युद्ध, वीरता, इन चीजों से भरे हैं ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, खुमान रासो। डिंगल और पिंगल भाषा वही अपनी साहित्यिक राजस्थानी भाषा, इसका प्रयोग वीरगाथा काल की काव्य रचनाओं में किया गया है। ओके, इसको फिर बता रहा हूं, टेंशन लेके मत पढ़ो, आसानी से अपन पढ़ते जा रहे हैं, बहुत इजीली ये चीज कंप्लीट हो जाएगी अपनी भी। ओके, प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, मैंने कहा कि आप रासो वाली याद कर लो यारो। इससे क्या होगा कि हमने एक तो इसकी प्रवृत्ति में रासो की चीजें पढ़ी, रासो नामक चीज पढ़ी है, तो यहाँ पे लर्न करना आसान हो जाएगा। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल की बिसलदेव रासो, दलपति विजय की कुमान रासो, जगनिक की परमाल रासो, है ना। परमाल रासो आलखंड का हिस्सा है, तो आप जगनिक का लिख सकते हैं यहाँ पे परमाल रासो, तो रासो रासो वाली 4 हो जाएंगे और आपको लर्न करने में भी आसानी होगी। ये चीज अपन ने रिवाइज भी कर ली है, पढ़ भी ली है, आप सभी ने लिख भी ली है। भक्ति काल फिर हमने देखा कि भक्ति काल में भैया परिस्थितियां विषम थी, है ना। हिंदू मुसलमानों में विभेद था। हुआ ऐसा कि जो प्रजा थी वो हिंदू थी और जो राजपाट कर रहे थे, जो राजा थे, वो मुसलमान थे। अब जो राजा थे वो चाहते थे कि प्रजा भी उनका धर्म स्वीकार कर ले, उनके ऊपर वो धर्म लादना चाहते थे। इसलिए भाई साहब जो सामाजिक एकता थी वो छिन्न भिन्न हो रखी थी, है ना। इसलिए संतों का अवतार हुआ, उन्होंने क्या किया, समाज में एकता स्थापित करने के प्रयास किए और समाज में एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने साहित्य को माध्यम चुना, या फिर कहें तो काव्यों को माध्यम चुना, ठीक है। कि उन्होंने कुछ ऐसी रचनाएं की जिससे ये लोगों के माइंड पे असर पड़े कि एकता जैसा मैसेज उनके पास जाए। ओके, ये चीजें यहां पर हुई। भक्ति काल का विभाजन हमने देखा, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। ओके, निर्गुण भक्ति धारा में देखा ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, वही सगुण भक्ति धारा में देखा हमने रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। भक्ति काल की हमने विशेषताएं भी देखी है कि जैसे कि इसका नाम ही है भक्ति काल, तो इसमें भक्ति भावना की प्रधानता अपने को देखने को मिलेगी। भक्ति काल के साहित्य में भक्ति भावना की प्रधानता अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है।
अब भक्ति भावना है, इसका मतलब आध्यात्मिकता के भाव भी हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, काव्य पर आध्यात्मिकता का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है ना। अब जैसा हमने बताया कि यहाँ पर राजा मुसलमान थे, प्रजा हिंदू थी, तो यहाँ पर निर्गुण, ईश्वर के निर्गुण रूप की भी अपने को भक्ति देखने को मिलेगी, साथ ही साथ सगुण रूप की भी अपने को भक्ति देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूपों की मान्यता के कारण भक्ति धारा दो भागों में विभाजित हुई। कौन से भागों में? एक तो निर्गुण भक्ति धारा और एक सगुण भक्ति धारा, है ना। फिर क्या था, जैसा कि अपन ने पढ़ा इसमें कि यार सामाजिक एकता छिन्न भिन्न हो रखी थी। दैट्स वाई क्या यहाँ पे आ रखा है अब कि सभी कवियों ने समाज सुधार, समाज को सुधारने के लिए, समाज उत्थान, समाज को उठाने के लिए, ओके, ऊंचा उठना है ना, ऊंचा उठाने के लिए, धार्मिक एकता को स्थापित करने के लिए काव्यों का सृजन किया, काव्यों की रचनाएं की, है ना। बहुत आसान है। चलिए कोई और स्टूडेंट भी आ रहे हैं, उनको भी अपन भर्ती कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं हमने लगभग 13 विशेषताएं लिख रखी है, लेकिन हमें इतनी याद नहीं करनी है, पढ़नी है इतनी। और आप मुझे यकीन है कि आप अपनी इच्छा से लिख दोगे, क्योंकि हमने भक्ति काल को इतना पढ़ लिया है ना। भक्ति काल के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ ली अपन ने। एक तो हिंदू मुसलमान वाला केस पढ़ लिया, हिंदू मुसलमान का केस है, इसका मतलब यहाँ पे निर्गुण भक्ति धारा भी रहेगी, सगुण भक्ति धारा भी रहेगी। इसके अलावा जब वहां पर सामाजिक एकता छिन्न भिन्न हुई, तो जो संतों ने जन्म लिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसी काव्य रचनाएं की जिनका मैसेज सामाजिक एकता से रिलेट करता हो, है ना। तो ये चीज अपन ने बता दी। इसके अलावा जैसा कि इसका नाम है भक्ति काल, तो इस काल के जितने भी साहित्य थे, जितनी भी काव्य रचनाएं थी, उनमें हमें भक्ति भावना की प्रधानता देखने को मिली। क्लियर। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, ये सभी इसी युग के कवि हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई ये चीजें काफी ज्यादा आसान हो चुकी है अपने लिए, जहां तक मेरा मानना है। अब अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वो हमें बताइए, वन बाय वन अपन देखते हैं। मैं माइक ऑन कर देता हूं, आप सभी के परमिशन दे देता हूं। हाँ सर, ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के आते हैं? ऑब्जेक्टिव आप जानना चाहते हैं कितने नंबर के आते हैं ना। सो अभी हमने एक पीडीएफ देखी थी, उसमें मैंने आपको ब्लूप्रिंट समझाई थी, तब आप ज्वाइन नहीं हुए थे क्या? अगर नहीं हुए थे ना, तो ये इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड की जाएगी, आप उसमें देख लेना, है ना। उसमें हमने पूरी ब्लूप्रिंट समझ ली थी। अभी मैं ये कह रहा हूं कि जो अपना टॉपिक है, इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट है या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ यश। सर मैं ये बोल रहा था सर, अपन को विशेषताएं कितने पॉइंट लिखनी पड़ेगी एग्जाम में? विशेषताएं आपसे 2 प्रवृत्तियां पूछी जाती है, 2 विशेषताएं पूछी जाती है ना। आप अगर 3-4 याद करते तो अच्छा रहता है, बिकॉज स्वाभाविक सी बात है कि हम 1 या 2 तो भूल ही जाएंगे। और यहाँ पे तो हमने 13 लिख सके, और 13 की 13 एकदम इजी है, ये बहुत ही ज्यादा एक प्लस पॉइंट है अपने लिए। ओके। हेलो सर। हाँ सर, इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं लिखी है, या फिर वो आपसे पूछ सकते हैं भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं लिखी है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछ सकते हैं। ओके सर। ओके। हेलो सर, ये ऑब्जेक्टिव में या फिर क्वेश्चन आंसर पहला बोर्ड एग्जाम है आपका, आप सबसे बढ़िया परफॉर्म करोगे। देखो बोर्ड एग्जाम ना, मैं फिर बता रहा हूँ, स्कूल की एग्जाम से भी इजी होती हैं, स्कूल की एग्जाम से भी इजी होती हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद चाहती है यार, एमपी बोर्ड खुद चाहता है कि आप अच्छा रिजल्ट आओ। स्टेट का नाम डुबाना थोड़ी चाहेंगे कोई भी। हाँ, अभी कोई कुछ पूछ रहे थे, पूछ सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकते हैं? ऑब्जेक्टिव में आएंगे या फिर सर क्वेश्चन आंसर में आएंगे? देखो ऑब्जेक्टिव में भी आने वाले हैं और सब्जेक्टिव में भी आएंगे। सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का आएगा, ऑब्जेक्टिव में देखो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। बाकी इस सेक्शन से लगभग 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, जिनमें से क्या होता है कि कुछ तो उससे भी रिलेट करते हैं, अपने जो बुक है, आरोह बुक है, वहां से भी रिलेट करेंगे, और कुछ यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, सो फिर भी अराउंड इनका अच्छा खासा वेटेज होता है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से 8-9 नंबर का वेटेज होता है, तो इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें भी हम लर्न कर लेंगे। ठीक है, अभी जो अपन ने चीजें पढ़ी, इन्हीं में से कहीं ना कहीं पूछेंगे वो आपसे। जैसे रुक जाओ आप थोड़ी सी देर, जैसे रुक जाओ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी कहाँ गए अपने रासो, जैसे यहाँ पे जगनिक लिखा हुआ है ना। अब ये आपसे पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि ऑब्जेक्टिव में अगर उन्होंने पूछ लिया कि आलखंड या फिर परमाल रासो
के रचयिता कौन है, के कवि कौन है, प्रमुख के कवि कौन है, तो आप डायरेक्टली टिक लगा सकते हैं कि हम ये जगनिक है। और इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि वीर गाथा काल में किस रस की प्रधानता थी, तो हम देख सकते हैं भैया वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता अपने को देखने को मिलती है ना। चलिए और कोई भी आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, इन्हें भी एडमिट कर लेते हैं। ठीक है हाँ हाँ सर मैं पूछ रहा था कि जैसे गवर्नमेंट ने सेट में पेपर दिए हैं तो सर सीबीएसई के जैसे उन्होंने क्वेश्चन पेपर अलग अलग आएंगे या फिर क्वेश्चन पेपर सबके सेम ही आएंगे? देखो पहले ही क्लियर हो चुका है कि जो आपके क्वेश्चन पेपर है वो इस बार सेट में आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस भी डिफरेंट आएंगे, क्वेश्चंस वही सेम आएंगे, सीक्वेंस का थोड़ा डिफरेंस होगा। हो सकता है आपका 80 नंबर का पेपर है, 4 से 5 मार्क्स या फिर मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स के क्वेश्चन चेंज हो जाए, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। तो अभी ये जो बातें हैं ये हम करते रहेंगे, एग्जाम अपनी क्लास एंड होगी तब, लेकिन इससे रिलेटेड डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं, बिकॉज बहुत इजी था ये तो। सर मिनिमम कितने विशेषता लिखने पड़ेंगे मतलब एग्जाम में? 2 विशेषताएं। 2 ठीक है सर। 2 ही वो पूछेंगे तो 2 ही लिखना होगा। ठीक, चलिए आ जाते हैं अब अपन और आगे की ओर। भक्ति काल हमने पढ़ा। अब देखो यार भक्ति काल में ना हमने देखा है निर्गुण भक्ति धारा है, एक है सगुण भक्ति धारा, एक है निर्गुण भक्ति धारा, एक है सगुण भक्ति धारा। चलो तो फिर करते हैं अपन इनको भी स्टार्ट। अब निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताएं भी देख लो कि इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई। निराकार यानी कि निराकार का मतलब आप सभी समझते होंगे जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो। अभी कुछ और स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको भी अपन भर्ती कर लेते हैं, ठीक है। निराकार मतलब आकार नहीं होना, यानी कि यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं की गई थी, ठीक है। इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की जाती है, यानी कि मूर्ति पूजा की बात यहाँ पर नहीं हो रही। ओके, जाति प्रथा का विरोध एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया। ओके, जाति प्रथा का जो विरोध है वो हमें इस भक्ति धारा की जो रचनाएं हैं उनमें देखने को मिलता है, निर्गुण भक्ति धारा की रचनाओं में देखने को मिलता है। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया है, ये बात तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, अपन ने ऊपर ही पढ़ लिया था। अब देखो निर्गुण भक्ति धारा जो है उसमें भी 2 शाखाएं हैं, ज्ञान आश्रयी और प्रेम आश्रयी, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, अगर आप एडिशनल एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, उससे पढ़ लेना, बाकी इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ओके, बाकी पढ़ जरूर लेना यार, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको ये सारी चीजें याद करनी है, सिर्फ पढ़ना है इनको, है ना। ओके, इसके अलावा ये ज्ञान आश्रयी की विशेषताएं हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना, आडंबर का खंडन, ठीक है, मूर्तिवाद का विरोध और गुरु महिमा का बखान, सदुखड़ी भाषा। यहाँ पे प्रेम आश्रयी शाखा की भी विशेषताएं लिखी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा जाओ आप, निर्गुण भक्ति धारा हुआ, सगुण भक्ति धारा। तो इस भक्ति धारा में नाम रूपधारी सगुण ईश्वर की उपासना की जाती है। देखो ये चीजें पूछी नहीं जाएगी, बस हम इनको सिर्फ पढ़ रहे हैं, थोड़ा पढ़ रहे हैं ताकि हम इससे थोड़ा फेमिलियर हो सके और जो आगे अपन चीजें पढ़ेंगे उनको पढ़ने में थोड़ी आसानी हो, और अगर यहीं से कहीं से ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है तो हम उसे भी अटेम्प्ट कर पाए, है ना। देखो, वैसे सगुणोपासक भक्त भगवान ने सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानता है। अब देखो क्या होता है, हमने देखा कि जो सगुण भक्ति धारा है इसमें जो उपासक हैं वो भगवान के साथ साथ भगवान के अलावा भगवान के सगुण रूप को तो मानते हैं लेकिन निर्गुण रूप को भी मानते हैं। ओके, निर्गुण यानी कि वही निराकार, ओके, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। भक्ति के लिए कौन सा रूप स्वीकार करते हैं? सगुण रूप, यानी कि मूर्ति वाला। ओके, राम कृष्ण आदि अवतारों की उपासना इस धारा का ध्येय है, ध्येय यानी कि लक्ष्य। ओके, ये चीज यहां पर बताई गई है। अब देखो, इसकी भी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण आश्रयी और राम आश्रयी। कौन कौन सी शाखाएं? कृष्ण आश्रयी, राम आश्रयी। इसके अगर हम उदाहरण याद करना चाहें तो डायरेक्टली याद कर सकते हैं क्या? कृष्ण के कौन से होंगे अपने ये कवि? सूरदास, है ना। राम आश्रयी शाखा के तुलसीदास। बस इतनी सी चीजें यहाँ पर, है ना। यहाँ पे सगुण भक्ति धारा की भी विशेषताएं लिखी हुई हैं, आप चाहें तो इन्हें लर्न कर सकते हैं, नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। सगुण ब्रह्म की उपासना हमें देखने को मिलती है। सगुणोपासक कवियों ने नाम रूपात्मक ईश्वर की उपासना पर जोर दिया है और राम और कृष्ण इनके मुख्य उपास्य देव रहे हैं, है ना। किसके ऊपर जोर दिया है? पहले तो वो चीज देखो, नाम रूपात्मक, ठीक है, इनका नाम है, इनकी मूर्ति है, जिनका एक आकार है, ठीक है।
इसके अलावा नाम महिमा, गुरु महिमा, है ना, बंद। और ये देखो यहाँ पे गुरु महिमा हमने यहाँ पे भी लिख रखी है। गुरु महिमा में देखते हैं, संत कवियों की तरह इन कवियों ने यद्यपि गुरु को गोविंद से भी बड़ा नहीं बताया है, फिर भी गुरु महिमा की अभिव्यंजना यत्र तत्र की है। ओके, ये चीज यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ पर चौपाई भी है, रामायण से लिखी हुई, रामायण से ली गई है। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। इसका मतलब है कि भाई साहब, हम जो गुरु महाराज है, कि पद से मतलब होता है पैर, है ना, पर से मतलब होता है पैर। हम गुरु महाराज के चरण कमलों की रजवंदना करते हैं, ठीक है, रजवंदना करते हैं। इसके अलावा सुरुचि यानी कि सुंदर स्वाद, अच्छा स्वाद, ओके, सुगंध, सुवास, सुगंध, ठीक है, तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। बस ये चीज यहाँ पर बताई गई है। बिन गुरु ज्ञान न होई, बिना गुरु के ज्ञान कहाँ है, नहीं होगा, है ना। ये चीज यहाँ पर बताई गई है कि भैया जो गुरु हैं उनके चरण कमलों में उनके चरण कमलों की रजवंदना हम करते हैं। इसके अलावा सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से ये चीजें पूर्ण है। आगे आ जाओ, बस ये इनको याद नहीं करना है, मैं बता रहा हूं, हमने जो चीजें ऊपर पढ़ी ना भक्ति काल की, बस वो इनफ है। और आपको इतना पता है कि हाँ, इसे दो भागों में विभाजित किया था। एक था निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में आपको पता है कि ज्ञान मार्गी शाखा है और प्रेम मार्गी शाखा है, ठीक है, इतना इनफ है। सगुण भक्ति धारा में आपको पता है रामाश्रयी शाखा है और कृष्णाश्रयी शाखा है। और यहाँ तक तो यहाँ पे तो आपको उनके कवियों के भी नाम पता है। रामाश्रयी शाखा के बेहतरीन एग्जाम्पल होंगे हमारे तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी। इसके अलावा कृष्णाश्रयी शाखा के हम ले लेंगे सूरदास, ठीक। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा आ जाओ यार रीतिकाल की प्रवृत्तियों पर, इसकी भी विशेषताएं देख लेते हैं। आचार्यत्व की प्रवृत्ति। देखो रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहले अपने को देखने को मिलता है आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति। आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति। आचार्यत्व का मतलब होता है गुरु से, ठीक है, गुरु से इसका मतलब निकलता है। देखेंगे इस काल की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। क्या कही जा सकती है? आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति। ओके, इस काल में प्रायः सभी कवि आचार्य पहले थे और कवि बाद में। इस काल के जितने भी कवि हैं वो पहले आचार्य हुआ करते थे, बाद में वो कवि भी बने, ठीक। उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनमें हमें पांडित्य, उनकी जो कविताएं हैं वो पांडित्य के भार से दबी हुई है। ओके, मुक्तक काव्यों की रचना भाई साहब ये भी इसी काल की विशेष देन है, ठीक। जीवन दर्शन, रीतिकाल की कविता में राष्ट्रीय भावना की अभिव्यंजना भोगवादी प्रवृत्ति मिलती है। राष्ट्रीय भावना की अभिव्यंजना भोगवादी प्रवृत्ति मिलती है, यानी कि यहाँ पर हमें भोगवादी यानी कि कहें कि जो यौवन से रिलेटेड चीजें हैं, यौवन से संबंधित वैसी कविताएं या फिर वैसी रचनाएं इस काल में की गई थी, ठीक। चलिए और देखेंगे अब हम इसके आगे भी। पता है इससे रिलेटेड ना एक चीज कही थी अपने डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने कि ऐसा लगता है कि रीति कविता के रचयिता यौवन और वसंत कवि है। यौवन और वसंत कवि है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, यौवन से रिलेटेड थी, यहाँ पर यौवन से संबंधित रचनाएं थी, है ना। ये चीज यहाँ पर बताई गई है। ओके, जीवन का फूलता सुगढ़ रूपी होने प्रिय है, ठीक। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो यहां से भी आपसे कुछ ज्यादा चीजें नहीं पूछेंगे अराउंड, अगर डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि रीतिकाल के प्रमुख 3 कवियों के नाम बताइए, साथ ही साथ उनकी रचनाएं लिखिए। तो हमारे पास यहाँ पर 13 कवि हैं, जो भी हमें आसान लगता है हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बिहारी लाल का देखो, बिहारी लाल का कितना आसान है, बिहारी सतसई, है ना। बिहारी लाल का कितना आसान है, बिहारी सतसई। इसके अलावा केशवदास का देखिए, केशवदास का क्या है, रामचंद्रिका, है ना। केशवदास का क्या है, रामचंद्रिका। केशवदास का जब केशवदास का रामचंद्रिका है तो देवदत्त का प्रेमचंद्रिका है ना। तो इनसे रिलेट करके भी हम चीजें लर्न कर सकते हैं। भूषण का देखो, भूषण का क्या है, शिवराज भूषण है ना, छत्रसाल दशक है। इसके अलावा सूदन से सुजान चरित्र है। मतलब जो कवि का नाम है उसी से रिलेटेड यहाँ पर रचनाओं के भी नाम आ रहे हैं। तो याद करना भी अपने लिए थोड़ा आसान है। मैं फिर कह रहा हूँ याद नहीं करना है, बस इनको पढ़ना है, माइंड में ज्यादा प्रेशर नहीं रखना है अपने को। ओके, इसमें यही चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी, एक तो प्रवृत्तियां और इनके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, ठीक है। केशवदास की रामचंद्रिका है। इसके अलावा
जो देवदत्त हैं उनकी प्रेमचंद्रिका है, बिहारी लाल की बिहारी सत्सई, ओके, और भूषण की शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। पद्माकर की भी याद रख सकते हैं आप, राम रसायन, ओके, सूदन का देख लो, सुजान चरित्र, ओके। ओवरऑल इजी हैं, इनको लर्न किया जा सकता है। अब ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसके बाद आता है यार आधुनिक काल, तो आधुनिक काल हम कल सुबह वाली क्लास में देखेंगे। चलिए इसको थोड़ा तो पढ़ ही लेते हैं, स्टार्ट कर ही लेते हैं, इंट्रो वगैरह देख लेते हैं इसका थोड़ा। आधुनिक काल 1900 से अभी तक चलता हुआ आ रहा है। सबसे पहले इसमें आता है छायावाद, का अपने पहला नंबर लिखा है छायावाद, है ना। छायावाद की विशेषता देख लो सीधे सीधे कि इसमें व्यक्तिवाद की प्रधानता है, व्यक्तिवाद की प्रधानता है। अब यार इसको आप कैसे याद रखोगे, आधुनिक जमाना है ना, मॉडर्न टाइम आ चुका है। मॉडर्न है मतलब कलयुग है, समझ लो, कलयुग पहले भी था, इससे पहले भी 1900 से पहले भी, लेकिन यही समझो कि मॉडर्न एरा आ चुका है, इसका मतलब कलयुग है। कलयुग में क्या चाहता है, सब अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, है ना, कि भाई मैं हूं बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बस वही चीज यहाँ पे है कि व्यक्तिवाद की प्रधानता अपने को देखने को मिलती है। आपको इस तरीके से याद करना है, अपने माइंड में पिक्चर फिट करना है। ये छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवाद की कविता है, जिसमें कवि के निजी अनुभव तथा सुख दुख की अभिव्यंजना है, ओके। वहां पे क्या करता है, कवि अपने स्वयं के बारे में ही खुद के सुख दुख को उजागर करता है, उन्हीं की अभिव्यंजना यहाँ पर देखने को मिलती है। एक लाइन तो अपन ने एज इट इज इन्हीं में से उठा के लिख दी कि छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवाद की कविता है, ठीक। प्रकृति प्रेम देख लो, नेचर लवर भी आजकल बहुत घूमते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि छायावादी काव्य में प्रकृति के प्रति प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। इन कवियों का मन प्रकृति चित्रण में खूब रमा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीजें अपने पढ़ ली कि प्रकृति प्रेम भी अपने को देखने को मिलता है छायावादी काव्य की रचनाओं में, और इन कवियों का मन प्रकृति चित्रण में खूब रमा है ना। इसके अलावा देख लो यार, मॉडर्न है, आधुनिक है, तो प्रेम और सौंदर्य में भी बिल्कुल जाएंगे। प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण भी हमें देखने को मिलता है आधुनिक काल, यानी कि जो छायावाद है, छायावाद की रचनाओं में। छायावादी कवियों ने नारी सौंदर्य तथा प्रेम का चित्रण बड़ी रुचि और सहृदयता के साथ किया है, ठीक। ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। अब देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी, वो था हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी यानी कि निराला जी का जीवन परिचय। त्रिपाठी जी के निराला जी के जीवन परिचय में हमने देखा था, उनके साहित्य में स्थान लिखा हुआ था, उसमें लास्ट में था कि छायावाद के प्रमुख 4 कवियों में इनका नाम प्रमुख है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम प्रमुख है। तो मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि 4 कवि कौन कौन से हैं, फिर आपसे पूछा भी था मैंने, ठीक है। फिर हमने देखा था कि कौन कौन थे, एक तो अपने प्रसाद जी जिनका पूरा नाम जयशंकर प्रसाद, इसके अलावा पंत यानी कि सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, महादेवी वर्मा और अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर भी हैं। तो ये हैं यहाँ पर कुछ प्रमुख कवि, और यहीं पर उनकी रचनाएं भी लिखी गई हैं, ओके। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल सुबह जो अपनी क्लास रहेगी वो फिर 9 बजे से लगभग 11:30 बजे तक, 11 बजे तक हम 2 से 2.5 घंटे की रखेंगे। रात में फिर आपकी हिंदी की क्लास रहेगी, दिन में 4 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास रहेगी। सो बस आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहो, और जो भी चीजें अपन पढ़ रहे हैं उनको रिवाइज करो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही जोरदार होगी, इस बात में कोई शक नहीं है, ठीक है। हम सारी चीजें देखेंगे, कवित्त छंद और जितने भी छंद हैं, अलंकार हैं, सभी छंद अलंकारों को हम देखने वाले हैं। आपके चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं, ठीक है। तो इनको हम देखेंगे, कब देखेंगे, जब हम ग्रामर वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। अब पूछो ग्रामर वाला पोर्शन कब कंप्लीट करेंगे, तो हम ग्रामर वाला पोर्शन करेंगे कल रात वाली क्लास में, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। विकास प्रजापति कुछ कहना चाहते हैं आप, ठीक है, आप हैंड रेस कर रहे हैं, माइक ऑन कर दिया जाए एक बार तो। हेलो सर। हाँ यश बोलिए। सर मैं बोल रहा था कि सर अपन को ये विशेषताएं के अर्थ भी लिखने पड़ेंगे। विशेषताओं के अर्थ देखो, इनकी जो हमने अभी थ्योरी देखी, हमने पहले तो टॉपिक देख लिया कि यार इसका विषय क्या है, सबसे ऊपर अपन ने वो देखा, ठीक है। फिर उसके अंदर हमने हेडिंग की कुछ डिटेल भी की। तो डिटेल करना इतना मुश्किल नहीं है, जो चीज जो हेडिंग दी गई है आप उससे क्या समझ रहे हैं वही आप लिख देना, तो आपको बिल्कुल 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे।